अरस्तु का सद्गुण संबंधी सिद्धांत। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक माने जाते हैं। इन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने मौलिक सिद्धांतों को स्थापित किया। अरस्तु के नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य नैतिकता की पुनः स्थापना था, जिसे सोफिस्टों ने उखाड़ फेंका था। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। अरस्तु के अनुसार आदत ही सद्गुण है। प्रश्न ये है कि ये कैसी आदत सद्गुण है? इसका जवाब है शुभ कार्य करने की आदत ही सद्गुण है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उपस्थित होता है, किसी वस्तु का अच्छा गुण या शुभ गुण होना उस वस्तु का सुचारू रूप होना है, और इसी धर्म के पालन की आदत सद्गुण है। सद्गुण का स्वरूप। सद्गुण आदत है। सद्गुण शुभ कर्म करने की आदत है। मनुष्य के पास भावनात्मक, संकल्पनात्मक और बौद्धिक तीनों पक्ष हैं, लेकिन मानव को चाहिए कि उसके भावनात्मक एवं संकल्पनात्मक पक्ष पर बौद्धिक पक्ष का नियंत्रण हो। यह नियंत्रण स्वाभाविक रूप से नहीं होता, बल्कि इसे नियंत्रित करने की आदत डालनी पड़ती है। यह आदत ही सद्गुण है। इसलिए अरस्तु कहते हैं, सद्गुण अपेक्षित औसत को चुनने की आदत है, जैसा कि वह बुद्धि द्वारा निश्चित होता है, अथवा जैसा कि व्यवहारिक बुद्धि का व्यक्ति उसको निश्चित करेगा। सद्गुण आनंद है। प्रायः अधिकांश नीति शास्त्रियों ने सद्गुण को आनंद के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित माना है। अरस्तु ने इस मत का जोरदार समर्थन किया है। उनका कहना है कि आनंद बुद्धि और भावनाओं के समन्वय की स्थिति है। सद्गुणी व्यक्ति शुभ कार्यों को करने में आनंद लेता है, इसलिए सद्गुणी व्यक्ति का जीवन आनंद का रहता है। आनंद बुद्धि के ठीक प्रयोग का परिणाम है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ही आनंदित रहता है, और आनंदित व्यक्ति ही सद्गुणी रहता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्मरणीय बात यह है कि सद्गुण स्वयं आनंद नहीं है। सद्गुण एवं आनंद में अंतर है। आनंद सद्गुण का सूचक है। सद्गुण देश और काल सापेक्ष है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्येक देश और काल के अनुसार स्त्री और पुरुष के सद्गुणों में परिवर्तन आ जाते हैं। अहिंसा, त्याग, प्रेम आदि के नैतिक प्रत्यय देश काल के अनुकूल बदलते चले जाते हैं। सद्गुण जन्मजात नहीं होते, बल्कि अर्जित होते हैं। हम जन्म से ही सद्गुणों को लेकर नहीं आते, बल्कि अभ्यास के द्वारा इन्हें धीरे धीरे अर्जित करते हैं। यद्यपि सद्गुण के उद्भव की शक्ति जन्मजात अवश्य है, परंतु उन सद्गुणों का विकास अभ्यास से ही संभव है। जैसे कोई विशेष सद्गुण एक बच्चे में नहीं है, उस सद्गुण को उसके माता पिता उस बच्चे में विकसित कर सकते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा जो दान नहीं देता, बल्कि हर वस्तु स्वार्थवश अपने पास ही रख लेता है, तो उसे उसके माता पिता धीरे धीरे उसमें इस सद्गुण का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार सद्गुण पूर्णतः अर्जित है, जन्मजात नहीं। सद्गुण ऐच्छिक कर्म का परिणाम है। सद्गुण क्योंकि अर्जित है, इसलिए ये ऐच्छिक भी है। मनुष्य के सामने कई विकल्प रहते हैं, उनमें से ये उसी का चुनाव करता है जिसे वह शुभ समझता है। इस प्रकार शुभता का चुनाव व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से एक विकल्प को चुन लेते हैं। इस प्रकार सद्गुण का विकास व्यक्ति के ऐच्छिक कर्म का परिणाम है। सद्गुण मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। सद्गुण की विवेचना करते हुए अरस्तु एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ दो अतियों के बीच की स्थिति का चुनाव करना है। अरस्तु का ये प्रमुख सिद्धांत है कि सद्गुण आदत है। इसी सिद्धांत को विकसित करते हुए वे कहते हैं कि वस्तुतः मध्यम मार्ग के चुनाव की आदत ही सद्गुण है। इस प्रकार अरस्तु प्लेटो के आदर्शवाद को छोड़कर नैतिक सिद्धांत को अधिक व्यवहारिक बनाना चाहते हैं। अरस्तु अपने सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए अपने कारणता के सिद्धांत की सहायता लेते हैं।
उन्होंने अपने 4 कारणों को नैतिक जीवन के साथ निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा है। वस्तुगत कारण, मनुष्य का स्वभाव नैतिक जीवन का उपादान कारण है, वैसे ही है जैसे सोने के आभूषणों के लिए सोना है। आकारगत कारण, मनुष्य के नैतिक जीवन का आकारगत कारण सद्गुण है, जिसके सांचे में मानव स्वभाव को डालकर उसे चरित्रवान बनाया जाता है। शक्तिगत कारण, भला व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए प्रयास को ही शक्तिगत कारण कहते हैं। लक्ष्यगत कारण, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है वह लक्ष्य ही लक्ष्यगत कारण है। यहाँ अरस्तु जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रसन्नता को बताते हैं। अरस्तु अपने मत में मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। उनके अनुसार मध्यम मार्ग दो अतियों के बीच का मार्ग है। जैसे अधिक खाना भी गलत है तथा कम खाना भी बुरा है, अतः संयम से खाना चाहिए। उनके अनुसार दुर्गुण किसी कार्य को अति में करना है, अतः हमें अपनी व्यवहारिक बुद्धि द्वारा दो दुर्गुणों के बीच का मध्यम मार्ग चुनना चाहिए। इसी कारण इनके सिद्धांत को स्वर्णिम मध्य कहते हैं। अरस्तु के सिद्धांत की तुलना महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मध्यम मार्ग से की जा सकती है। समीक्षा, अरस्तु के मध्यम मार्ग को कुछ विचारकों ने एक मौलिक एवं जीवन उपयोगी समझा है, परंतु कुछ ने इसकी आलोचना भी की है, जो निम्नलिखित है। नंबर पहला, सभी मनुष्यों के लिए मध्यमान अलग अलग है, फिर इसको सभी के लिए सामान्य नैतिक नियम कैसे बनाया जाए। जैसे साधारण व्यक्ति के लिए जो भोजन अधिक है वह एक बड़े पहलवान के लिए इतना कम ही है कि वह भूख से मर सकता है। अरस्तु अति को अशुभ बताते हैं, तो ये विचार करने वाली बात है कि क्या अति सत्यवादी होना बुरा है। अरस्तु अपने सिद्धांत में दो दुर्गुणों के बीच सद्गुण होने की बात करते हैं, जो गलत है, क्योंकि दुर्गुणों के बीच तो दुर्गुण ही होगा, सद्गुण कैसे हो सकता है। दुर्गुण का सद्गुण से मेल नहीं हो सकता है। जैसे साहस या वीरता को कायरता और अत्याचारी रूपी दो दुर्गुणों के बीच सद्गुण को अरस्तु ने बताया है, परंतु इसकी आलोचना करते हुए हॉर्टमैन ने अपनी पुस्तक मॉरल वैल्यूज में लिखा है कि साहस या वीरता का गुण कायरता या अत्याचार से संबंधित ही नहीं है। अरस्तु जीवन में संयम को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु श्रेष्ठता का निर्धारण तो व्यवहारिक बुद्धि ही करती है। अतः अनजाने में अरस्तु बुद्धि को फिर महत्व दे बैठते हैं। प्लेटो ने बुद्धि को सबसे ऊपर स्थान दिया था। अरस्तु इसके विपरीत जानना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। धन्यवाद।